क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें एक कंपनी है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और उसके लिए सेल्स बजट हमें दिया हुआ है इसने। और सेल्स बजट है 4 क्वार्टर के लिए। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये सारी बात हमें पता है। और यूनिट्स इसने बता दी कि फर्स्ट क्वार्टर में इतनी यूनिट्स जो है सेल करने का बजट है और सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी। और आगे कंपनी ने बताया कि कंपनी के पास जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश्ड प्रोडक्ट का वो है 6000 यूनिट्स, और जो ओपनिंग स्टॉक मतलब फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग का, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 8000 यूनिट्स जो कि फोर्थ क्वार्टर में लास्ट में बच जाएगा। और प्रोडक्शन की कंपनी की पॉलिसी ये बोलती है कि कंपनी 70% जो है करंट क्वार्टर की सेल का प्रोडक्शन कर लेती है और 30% फॉलोइंग क्वार्टर की डिमांड का प्रोडक्शन करती है इसी क्वार्टर में। मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन होगा 18,000 यूनिट्स का 70%, और फर्स्ट क्वार्टर में ही प्रोडक्शन होगा उसके नेक्स्ट क्वार्टर का यानी कि सेकंड क्वार्टर का 30%। तो ये इसकी कंपनी की प्रोडक्शन पॉलिसी है। और इसने बता दिया कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 40 रुपीज़ पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 34.50 पर यूनिट। ये जो है ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड्स बताया इसने, ये रुपीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। 2 आवर्स 30 मिनट्स लगते हैं, 1 यूनिट का डेटा है, ये 1 यूनिट का डेटा है। तो ये वैसे तो चीज़ बेकार है, अपने तो काम ये आएगा कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो लगता है ₹2 पर आवर लगता है। और किस पे बेस्ड लगता है? इस पे 1,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं इस पे बेस्ड लगता है। मतलब कि फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो गए? 1,10,000 आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो होंगे फिक्स्ड ओवरहेड। ये एक प्रोडक्ट की डिटेल है, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और आगे इसने बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे साल में। और पूछा क्या है इसने, एक प्रिपेयर करो प्रोडक्शन बजट, क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बनाना है। और ये पूछा है कि कौन से क्वार्टर में जो है कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेती है। ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का है, तो ये हम उसमें करेंगे। अभी प्रोडक्शन बजट बना लेते हैं। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमको पता है कि जो हम सेल करते हैं वो प्रोडक्शन में गिना जाता है, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी प्रोडक्शन में गिना जाता है, लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम लोग प्रोडक्शन बजट में नहीं गिनते हैं। और प्रोडक्शन के लिए इसने हमको डेटा दिया हुआ है। इसने बता दिया कि फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो सेल्स डिमांड है वो है 18,000 यूनिट्स। ऊपर इसने बताया है यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स की डिमांड है 18,000 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक भी इसने यहाँ पे दिया हुआ है 6,000 यूनिट्स का। इसने बोल दिया था कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टर ही बनाएंगे, तो बाकी क्वार्टर का डेटा हमारे पास बाद में इस क्वार्टर से आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर का कॉलम बना के यहाँ पे 18,000 यूनिट्स लिखनी है। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक जो इसने दिया हुआ 6,000 यूनिट वो लिख देना है। उसके बाद इसने बोला था कि हम 70% करंट क्वार्टर की डिमांड का बना लेंगे। करंट क्वार्टर की फर्स्ट क्वार्टर की डिमांड है 18,000 यूनिट्स, तो इसका 70% निकालेंगे तो आएगा 12,600। और इसने बोला था कि हम 30% फॉलोइंग क्वार्टर की डिमांड का प्रोडक्शन इसी क्वार्टर में कर लेंगे। तो फॉलोइंग क्वार्टर यानी कि सेकंड क्वार्टर की डिमांड है 22,000 यूनिट्स, तो 22,000 यूनिट्स का 30% निकाल के यहाँ पे लिख देंगे 6600। तो और टोटल प्रोडक्शन जो आएगा वो यही आएगा कि इसने प्रोडक्शन की डिटेल्स जो हमें दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक तो प्रोडक्शन में आता नहीं है, इसने बोला कि 70% इस बार का प्रोडक्शन और 30% अगली बार का प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन ये हो गया 12,600 प्लस 6,600, तो 19,200 हो गया। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन आ गया। और टोटल प्रोडक्शन के बाद में हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, 6,000 यूनिट हमारे पास पहले से पड़ी थी और इतनी यूनिट हमने और बना दी, यानी कि ये टोटल 19,200 और 6,000 यूनिट्स हमारे पास में थी, लेकिन हमने बेची कितनी? 18,000 यूनिट्स। जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। तो यानी कि इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसमें से इन तीनों को प्लस कर देंगे, 6,000 को, 12,600 को और 6,600 को, और उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स को, 18,000 को। तो बच जाएगा हमारे पास में 7,200 यूनिट्स, जो कि क्लोजिंग स्टॉक होगा फर्स्ट क्वार्टर का। और फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक होगा। अब ये 22,000 यूनिट्स इसने हमको सेल्स डिमांड के लिए दी हुई है, हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद में ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ से आया। उसके बाद 70% 22,000 का, 30% ले लेंगे इसके नेक्स्ट क्वार्टर का यानी कि थर्ड क्वार्टर का 25,000 यूनिट्स का 30%, तो ये 7500 आ जाएगा। और फिर टोटल प्रोडक्शन हो गया इन दोनों का टोटल
और हमें टोटल प्रोडक्शन और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में था, इन दोनों को ऐड करेंगे, सेल्स लेस कर देंगे तो जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे और यहाँ का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका ओपनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में एक पॉइंट है, यहाँ पे इसने हमको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वार्टर के आगे की डिटेल्स नहीं दी हुई, तो हम जो 30% फॉलोइंग क्वार्टर की डिमांड का प्रोडक्शन कहाँ से लाएंगे, यानी कि ये जो यूनिट होगी ये हमारे पास में मिसिंग होगी, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इसने एक चीज़ दे दी हमें, इसने यहाँ पे बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, जो कि लास्ट फोर्थ क्वार्टर में बनेगा बचेगा, उसको वो 8000 यूनिट्स हैं, तो इसने आगे का डेटा दे दिया, ये पॉइंट नहीं दिया, लेकिन लास्ट जो हम निकालते थे, अब तक क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे थे, तो वो इसने हमको दे दिया। तो अब ये कैसे निकालेंगे, ये हम अभी तक कैसे निकाल रहे थे कि हम लोग करते थे, ये क्लोजिंग स्टॉक है 8000 यूनिट्स जो कि इसने हमें दिया हुआ है, ये कैसे आता था, जब हम ऐड कर देते ओपनिंग स्टॉक 8700, उसमें ऐड कर देते थे 70% का प्रोडक्शन, और उसमें ऐड कर देते थे 30% का प्रोडक्शन। 30% का प्रोडक्शन हमारे पास में अभी नहीं है, तो उसको एक्स ले लिया, और फिर जब ओपनिंग स्टॉक को 70% वाले प्रोडक्शन को और 30% वाले प्रोडक्शन को ऐड कर देते थे, तो हमारे पास में पूरा यूनिट जो था वो आ जाता था, उसमें से हम लेस कर देते थे जो बेच दिया, सेल्स को लेस कर देते थे, जो बच गया वो आता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो इस बार हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक पहले से है, तो इसको एक्स मान लिया और माइनस कर दिया इसमें से सेल्स 27000 यूनिट्स। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू होगी 7400 यूनिट्स। तो ये पूरा बन जाएगा, टोटल का कॉलम बना देंगे, प्रोडक्शन बजट बन गया। आगे इसने पूछा है कि कौन से क्वार्टर में जो है वो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट से क्या मतलब है, ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो ये है फॉर्मूला, ये हमें मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ना है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। मतलब कि टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हम कितने यूनिट्स बनाकर हम फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि हमारा कोई लॉस भी नहीं होगा और कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो उसके लिए हम डिवाइड कर देते हैं इसको पीवी रेशो से। पीवी रेशो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यानी कि एक यूनिट बनाने पर हम इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं, एक यूनिट बनाने पर हम इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो 2,20,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि 2,20,000 की कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेगी, तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में अमाउंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम 16 लाख की सेल करते हैं तो हमें ये जो 2,20,000 की कॉस्ट है ये हमारी कवर हो जाएगी। 16,20,000 का मतलब है 40,000 यूनिट्स। और पीवी रेशो कैसे निकाला इसने, 40 रुपये जो है सेलिंग प्राइस ने दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो 40 रुपये सेलिंग प्राइस दी हुई है इसने, और वेरिएबल कॉस्ट है 34.5। तो जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 जो होता है, ये आ गया हमारे पास में कंट्रीब्यूशन 5.5, उसमें से डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस यानी कि 40, और इनटू कर देंगे 100 से, तो पीवी रेशो आ जाता है। अब इसने हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट आ गया जो है कि 40,000 यूनिट्स। अब इसने पूछा है कौन से क्वार्टर में सेल्स जो है हम 40,000 यूनिट्स कवर कर लेंगे और बीईपी अचीव कर लेंगे। तो इसके लिए ये इसने बोला है कि क्वार्टर सेकंड में 40,000 यूनिट्स जो है हम बीईपी का अचीव कर लेंगे क्वार्टर सेकंड में। तो देखते हैं क्या इसको पता कैसे चला कि क्वार्टर सेकंड में हम लोग अचीव कर लेंगे। हम लोग क्वार्टर सेकंड में आए और क्वार्टर सेकंड में हमारी जो सेल्स है वो है 22,000 यूनिट्स। तो हमको बनानी है बीईपी अचीव करने के लिए 40,000 यूनिट सेल करनी थी, तो अचीव कैसे हुई। तो इसका पॉइंट ये है यहाँ पे कि क्वार्टर सेकंड की जो सेल्स मानेंगे वो हम क्वार्टर फर्स्ट में भी तो सेल करके आ चुके हैं ना, तो इन दोनों का टोटल मानेंगे, क्योंकि जब हम पूरे साल की सेल निकालते हैं तो हर महीने की सेल को ऐड करने के बाद में निकालते हैं। इसलिए क्वार्टर सेकंड की सेल, क्वार्टर सेकंड तक जो सेल्स हुई अचीव कब तक किया, क्वार्टर सेकंड में आगे कर लिया 22,000 प्लस 18,000, तो इसने अचीव कर लिया बीईपी को यहाँ पे सेल इन क्वार्टर फर्स्ट प्लस सेल इन क्वार्टर सेकंड, 18,000 प्लस 22,000 40,000 यूनिट्स हो गई, तो इसने बीईपी को अचीव कर लिया सेकंड क्वार्टर में। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक मास्टर बजट दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि अगर हम प्रोड्यूस करें और बेचें 80,000 यूनिट्स, तो हमारी जो सेल्स होगी वो होगी 3,20,000 की, और डायरेक्ट मटेरियल आएगा 80 का, एक 20 का आएगी वेजेस, और वेरिएबल ओवरहेड होंगे 40 के, और फिक्स्ड ओवरहेड भी होंगे 40 के। लेकिन एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस की 72,000 यूनिट्स, सेल हुई हमारी 2,80,000 रुपीज़ की, और मटेरियल 73,600 आया, और बाकी सब ये सब आया। और वेरिएंसेस इसने ये बता दिया कि इसमें और इसमें डिफरेंस जो है वो ये आया एडवर्स या फेवरेबल।
ठीक है, आगे इसने और डेटा दिया हुआ है हमें। तो ये सारा जो डेटा है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट का है, और ये डेटा हमारे पास में काम आएगा जब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि मटेरियल, लेबर, सेल प्राइस, इन सब का वेरिएंस निकालेंगे। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस जो है, ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ये उसका पार्ट है, तो हम लोग उसके साथ में ही करेंगे इसको। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि फ्लेक्सिबल बजट पूछ रहा है, इस मंथ के लिए बनाना है और उसे एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना है। फ्लेक्सिबल बजट हम पहले भी बना चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम सिंपल। तो इसमें बनाना क्या है, हमें लिखना है मास्टर बजट जो कि है 80,000 यूनिट्स के लिए, और सारी चीज़ें लिख देनी है वहाँ से उठा के। सेल्स उसने दिया हुआ था 3,20,000, डायरेक्ट मटेरियल 80 का था, 1,20,40, और इन तीनों को ऐड करके इसने यहाँ पे लिखा दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कि आई 2,40,000। 3,20,000 में से जब 2,40,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, लेस करेंगे तो आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आएगा 80,000, और फिर उसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड जो कि 40,000 था पीछे, और नेट प्रॉफिट आ गया 40,000। अब इसकी हमने निकाली पर यूनिट कॉस्ट, और हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाया 72,000 यूनिट्स के लिए। फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, हम 80,000 यूनिट्स के लिए जो काम कर रहे थे, तो हमारा जितना खर्चा बैठ रहा था, जितनी इनकम हो रही थी, अगर हम उसी हिसाब से 72,000 यूनिट्स के लिए काम करते तो कितना होता, इस चीज़ को ही बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को डिवाइड करा 80,000 से ताकि आ जाए एक यूनिट का। 3,20,000 को डिवाइड किया 80,000 से, और तो आया 4 रुपये पर यूनिट। उसको मल्टीप्लाई करा दिया 72,000 यूनिट से, तो आ गया 2,88,000 रुपीज़। यानी कि अगर हम इसके हिसाब से सेल करते 72,000 यूनिट्स को, तो हमारी सेल होनी चाहिए थी 2,88,000 रुपीज़ की, जबकि एक्चुअल हुई है, एक्चुअल का डेटा पीछे दिया हुआ है, वो हुई है 2,80,000। तो वेरिएंस आ गया एडवर्स 8,000 रुपीज़ का। और ऐसा इन सब में किया, 80,000 को डिवाइड किया 80 से, तो आया 1 रुपये, और 1 रुपये को मल्टीप्लाई करा दिया 72,000 यूनिट से, तो 72,000 आ गया, जबकि एक्चुअल में इतना था। तो एडवर्स वेरिएंस आ गया 1,600। और इन सब में भी ऐसे ही करते जा रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं 80,000 से, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इन सब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली, वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स में से लेस कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब बात आती है फिक्स्ड ओवरहेड की। जब हम ऐसा करते जाते हैं तो यहाँ पे आके गलती हो जाती है, क्योंकि हम इसको डिवाइड किया 40,000 को 80,000 से, तो आया 0.5, और 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया 72,000 यूनिट से, तो वो गलत आएगा। जबकि हमारे फ्लेक्सिबल बजट के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे चाहे पर यूनिट कॉस्ट दिखा दो, लेकिन 40 का 40 लिखना है। लेकिन एक्चुअल जो आएगा वो हम एक्चुअली बताएंगे। एक्चुअल में इसने बोला था कि 39,200 आएगा, तो वो ऐसे कैसे लिख दिया, और इसका वेरिएंस जो बता दिया हमने वो है 800 रुपीज़ का फेवरेबल। हमने बचा ली ना कॉस्ट, तो फेवरेबल आ गया, और इसके साथ इसका नेट प्रॉफिट आ गया इतना, और इसमें एडवर्स वेरिएंस आया है वो है 7,200 रुपीज़ का। आगे के जो वेरिएंसेस है वो लोग हम करेंगे इसके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के साथ में, तो उसको अभी नहीं करने वाले हैं। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने फिर से हमें सेल्स के लिए दे दी, अलग अलग मंथ की सेल्स दे दी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल से लेके जून तक सेल्स यूनिट्स बता दी, और बोला है कि फिक्स्ड गुड्स जो है वो हम उसका स्टॉक होता है 20% नेक्स्ट मंथ की बजटेड सेल्स क्वांटिटी का। यानी कि जनवरी का जो होगा स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का, वो होगा फेब की बजटेड सेल्स क्वांटिटी का 20%। ये इसकी पॉलिसी है। और इसने बोल दिया कि फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक जो सबसे पहले हमारे पास 1 जनवरी को था वो था 2700 यूनिट्स का, और वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं होता हमारे पास में। मंथ में जो लास्ट में बचता है वो बचता है फिनिश गुड्स, बीच का कोई काम नहीं है। इसने बता दिया कि एक यूनिट जो है फिनिश गुड्स की बनाने के लिए हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल लगते हैं, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। एक यूनिट जो फिनिश गुड्स की बनती है उसमें 4 किलो लगता है मटेरियल एक्स, 6 किलो लगता है मटेरियल वाई। और मटेरियल के लिए स्टॉक का डेटा हमारे पास में इस तरह से दिया हुआ है। इसने बोला है कि 1 जनवरी को हमारे पास में 19,000 kg पड़ा था मटेरियल एक्स, और 29,000 kg पड़ा था मटेरियल वाई। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है मटेरियल का वो नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट का हाफ होता है, हाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे का जो डेटा दिया हुआ है ये फिर से वेरिएंस के लिए दिया हुआ है, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये वेरिएंस के लिए जब बात होगी तब करेंगे। इसने बोला है कि ये फॉलोइंग बजट बनाओ, तो हम बजट देख लेते हैं इसने कौन कौन से मांगे।
इसने पूछा है मंथली प्रोडक्शन क्वांटिटी का बजट बनाना है Q1 के लिए। फिर इसने बोला है मंथली रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी बजट बनाना है जैन से लेके अप्रैल तक का। फिर इसने बोला है मटेरियल परचेस क्वांटिटी बजट बनाना है Q1 के लिए। तो इस पहले हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएंस है ये सारे हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर से रिलेट करते हैं, तो इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट हम जानते हैं जो सेल की वो प्रोडक्शन बजट में आती है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसको हमने प्रोडक्शन करना है, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो इस मंथ से या फिर इस क्वार्टर से रिलेट नहीं करता, उसको लेस कर देंगे क्योंकि वो पहले से आया हुआ है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन का बजट। तो इसने सेल्स बजटेड सेल्स उठाई, जैन 10,000 यूनिट्स का क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसने ऐसी कैसी उठाई, और क्वेश्चन ने बोला था कि 20% जो है नेक्स्ट मंथ की सेल का हम क्लोजिंग स्टॉक रख लेते हैं। 12,000 का 20% निकाला जो है 2400, उसको ऐड कर दिया तो आ गया 12,400, और ओपनिंग स्टॉक जो है इसने साफ साफ बताया था कि 2700 यूनिट्स जो है हमारे पास में पड़ी है पहले से 1 जनवरी को, ओपनिंग फिनिश गुड्स का डेटा इसने दिया हुआ था, उसे हमने लेस कर दिया, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी आई 9700 यूनिट्स। और फैब के लिए हमने ऐसे ही किया, वहां से लिखी 12,000 यूनिट्स को, और 2800 जो है वो है 14,000 का 20%, जो कि हम क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं नेक्स्ट मंथ की सेल का 20%, उनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। और ओपनिंग स्टॉक जो होगा फैब का वो होगा क्लोजिंग स्टॉक जनवरी का। जनवरी में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो फैब का ओपनिंग, फैब में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो मार्च का ओपनिंग, मार्च में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो अप्रैल का ओपनिंग। लेकिन अप्रैल का डेटा आया क्यों? क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा था कि Q1 के लिए आपको बनाना है प्रोडक्शन बजट। Q1 हम जानते हैं 3 महीनों का होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इसने बना दिया अप्रैल के लिए भी। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इसने सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है कि जनवरी से लेके अप्रैल तक का रॉ मटेरियल कंजम्पशन का बजट बनाओ। तो जब अप्रैल का हमारे पास में प्रोडक्शन होगा कि हम फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं अप्रैल में, तो तभी तो उसका रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकलेगा, तो उसका डेटा हमें चाहिएगा कि अप्रैल में हम प्रोडक्शन कितना करने वाले हैं, तो इसीलिए इसने पहले से ही बना लिया अप्रैल का भी। तो अप्रैल का प्रोडक्शन क्वांटिटी आ गई फिनिश गुड्स की। तो लेकिन इसने आंसर तो 3 का ही मांगा था, तो इसने यहाँ पे अलग से लिख दिया कि 9700 प्लस 12,400 प्लस 14,200 कुल मिला के एक क्वार्टर में हम इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं। सेकेंड इसने कंजम्पशन पूछा, कंजम्पशन के लिए हमने छोटी सी बात लिख दी, मंथ्स लिख दिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और हमें पता था कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में हम लोग 9700 यूनिट्स बनाएंगे जैन में, फेब में बनाएंगे 12,400 क्योंकि हमने पहले से निकाल लिया था, और 14,200 बनाएंगे हम मार्च में, और 15,000 यूनिट बनाने वाले हैं अप्रैल में। तो क्वेश्चन में आगे इसने एक लाइन बोली थी, इसने बोला था कि 4 kg लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल एक्स का, 6 kg लगता है मटेरियल वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए। तो यही लाइन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, जिसमें कि हमें पता है कि मटेरियल एक्स का 4 kg लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए, तो 9700 के लिए कितना लगेगा, 9700 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से यहाँ पे, 9700 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से यहाँ पे, तो कितना मटेरियल लगने वाला है एक्स और वाई का हर महीने के लिए, तो वो यहाँ आ जाएगा, और टोटल मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है वो यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड चीज इसने क्वेश्चन में पूछी है, मटेरियल परचेस क्वांटिटी बजट बनाओ। अगर परचेस का बजट तैयार करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कंजम्पशन कितना है, और इसने बोला है कि 1 क्वार्टर के लिए बनाना है, तो हम यहाँ से फिर से 1 क्वार्टर की डिटेल्स निकाल देंगे, जबकि यहाँ पे 4 महीनों की दी हुई है। 4 महीनों की डिटेल्स में से हमने निकाली सिर्फ 3 मंथ्स की, जैन, फेब, मार्च, इन तीनों को ऐड करा, आ गया 145,200, ये है इन 3 महीनों का 1 क्वार्टर का कंजम्पशन, और यहाँ मटेरियल वाई का भी ले लिया, और इसका टोटल आया 2,17,800। तो ये हमारे पास में इसका कंजम्पशन आ गया Q1 के लिए। सॉल्यूशन में इसने क्या किया हुआ है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, तो मटेरियल एक्स के लिए हमें 1,45,200 चाहिए, 3 महीनों का हमने वापस से टोटल कर दिया था, और मटेरियल वाई के लिए चाहिए 2,17,800। तो ऐड कर देंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि प्रोडक्शन में जितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हम खरीदेंगे, और जितना हमें क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल रखना है वो भी हमें परचेस करना है, तो परचेस का बजट बनाते टाइम हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे। लेकिन ओपनिंग स्टॉक में जो रॉ मटेरियल हमारे पास में पड़ा है वो हम परचेस नहीं करेंगे, तो हम उसे लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 यूनिट्स,
और 45,000 यूनिट्स का इसने लिखा और लेस कर दिया, और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 90,000 और 29,000 लिखा और लेस कर दिया। क्वेश्चन में इसने हमको दिया हुआ था कि जनवरी में जो है ओपनिंग स्टॉक हमारा बचता है रहता है 19,000 और मटेरियल वाई का जो है वो है 29,000। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेस कर दिया 19,000 और 29,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 30,000 और 45,000 ये आया है एक लाइन से। क्वेश्चन में इसने लाइन दी हुई थी जो कि साफ साफ बोलती थी कि हम जो मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं वो रखते हैं नेक्स्ट मंथ की रिक्वायरमेंट का हाफ, नेक्स्ट मंथ की रिक्वायरमेंट का हाफ ले लेते हैं हम लोग। तो जो इसने क्वार्टर बोला है, ये बजट जो हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं एक क्वार्टर के लिए, जो कि जैन फेब मार्च 31 मार्च को वो क्वार्टर खत्म हो जाता है। तो उसके लिए नेक्स्ट मंथ जो है वो है अप्रैल का। तो अप्रैल मंथ की कंजम्पशन हमने यहाँ पे निकाली थी, तभी यहाँ पे इसने 4 महीनों का पूछा था। अप्रैल मंथ मार्च के लिए जो क्वार्टर खत्म होता है उसकी नेक्स्ट मंथ की कंजम्पशन है अप्रैल की। अप्रैल की मटेरियल एक्स की कंजम्पशन है 60,000 जिसका 50% यानी कि हाफ होता है 30,000, और मटेरियल वाई की जो कंजम्पशन है अप्रैल मंथ के लिए वो है 90,000 जिसका 50% होता है 45,000। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 60,000 का पहले तो हमने 50% निकाला और उसको यहाँ पे लिख दिया 30,000, और 90,000 का 50% निकाला उसको लिख दिया यहाँ पे 45,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया क्योंकि वो हमें परचेस करना है और ओपनिंग स्टॉक हमें परचेस नहीं करना था, तो वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था, उसको लेस कर दिया। और आगे के वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर से रिलेट करते हैं, तो वो हम उसी में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि देखने से इस चैप्टर का बिल्कुल नहीं लगता। इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे बजट्स की, और इसने अगर बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दे दिया तो क्या हम लोग इसको इस चैप्टर का मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं, कैपेसिटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो और है एक्टिविटी रेशो। तो इन फॉर्मूलाज को एक बार समझ लेते हैं कि कैपेसिटी किससे समझते हैं हम लोग। कैपेसिटी से हम लोग समझते हैं कि हमें इतना काम करना था और हम इतना काम कर पाए, वो हमारी कैपेसिटी है। हमें 10 घंटे पढ़ना था लेकिन हम 8 घंटे पढ़ पाए, तो ये हमारी कैपेसिटी हो गई। तो अगर 8 को डिवाइड कर दूं 10 से, तो कुल मिला के हम 80% जो है हमारी कैपेसिटी है। और दूसरा है एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कंप्लीट किए 5 चैप्टर, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर को मतलब कि एक चैप्टर को करने में 2 घंटे लगते हैं, तो 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट होने चाहिए थे 10 घंटे में। लेकिन नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम है और एग्जाम से पहले हम लोगों ने क्या किया कि 8 घंटे में 5 चैप्टर निपटाए और फटाफट जाके सो गए। वैसे टेस्ट में 6 चैप्टर आने वाले थे, लेकिन एक चैप्टर की बात हम बाद में करेंगे। तो हमें 5 चैप्टर निपटाने चाहिए थे। 5 चैप्टर में टाइम लगता 10 घंटे का और हमने निपटा लिए 8 घंटे में। तो जो 10 घंटे का काम हमने 8 घंटे में कर लिया, ये हमारी एफिशिएंसी है। तो अगर एफिशिएंसी ऊपर रहेगी, मतलब 10 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी कि हम 125% जो है हम एफिशिएंट हैं, क्योंकि 10 घंटे का काम हमने निपटा दिया 8 घंटे में। इसलिए हम 125% एफिशिएंसी से काम करते हैं। तुम हमें 100 चीज़ दो, हम 125 बना के देंगे, ये बात है। और यही चीज़ इसने यहाँ पे की। इसने क्या किया, इसने बनाई है एक्चुअल आउटपुट जो है इसका वो है 5000 यूनिट्स का। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 घंटे, तो 5000 यूनिट को बनाने में लगने चाहिए थे 20,000 घंटे। लेकिन एक्चुअल वर्किंग आवर्स इन्होंने क्या किया, ये लोग एफिशिएंट थे, इन्होंने 20,000 घंटों का काम निपटा दिया 18,000 घंटे में। तो ये लोग 111.11% एफिशिएंट हैं। तो ये इनकी एफिशिएंसी रेशो हो गई। यहाँ पे इसने ये फॉर्मूला यूज़ किया है क्योंकि इसको निकालने हैं एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए इसने इसका फॉर्मूला पता था, इसे कैपेसिटी रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 75% बाहर रख दिया। एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स होता है कैपेसिटी रेशो, जो कि इसका बजट था इतने घंटे काम करने का। ये बनाने वाला था 6000 यूनिट्स बजट के अकॉर्डिंग, और एक यूनिट को बनाने में लगने थे 4 घंटे। तो कुल मिला के 24,000 घंटे इसको काम करना था, और एक्चुअल में इसने कितना किया, 18,000 घंटे ही काम किया। ये इसकी कैपेसिटी थी। तो एक्चुअल आवर्स इसने रेशो से निकाल लिए और एक्चुअल आवर्स को यहाँ पे यूज़ कर लिया 18,000 घंटे को। और एक्टिविटी रेशो क्या होता है? एक्टिविटी रेशो ये होता है कि जो 6 चैप्टर एग्जाम में आने वाले थे, वो 6 चैप्टर हम 2 घंटे एक चैप्टर मिला के करते हैं, यानी कुल मिला के हमें
12 घंटे काम करना था, लेकिन हमने 5 चैप्टर किए और 5 चैप्टर हमने 8 घंटे में निपटाए, वो अलग बात है। लेकिन 10 घंटे का काम था, 5 चैप्टर हमने 8 घंटे में किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने 10 घंटे की एक्टिविटी पूरी कर दी। ये एक्टिविटी रेशो बोलता है, यानी कि हमने एक्टिविटी की 10 घंटे की, करनी थी हमको 12 घंटे की, क्योंकि एग्जाम में आने वाले थे 6 चैप्टर। तो 10 डिवाइडेड बाई 12 करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमने एक्टिविटी 83% एक्टिविटी जो है वो हमने कंप्लीट कर दी। तो ये होता है एक्टिविटी रेशो। तो ये रेशो का फॉर्मूला का रट्टा मार लेना। और जो है इसने भी यही किया। आगे नेक्स्ट पेज पे इसने 24,000 वही आया जो 5,000 बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लगते 4 घंटे, तो 20,000। और मतलब कि इसको टोटल एक्टिविटी कितना करना था, 6,000 यूनिट्स बनाने के लिए 4 घंटे काम करना था, तो 24,000 करना था। डिवाइड कर दिया 83%, ये एक्टिविटी